नमस्कार। डीडी राजस्थान के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में त्यौहार मतदान के रूप में मनाया जाता है या मतदान किसी त्यौहार से कम नहीं है। हम हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं और इस साल भी हम 13वां संस्करण यानी कि 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने जा रहे हैं। और इस बार की जो थीम है वो है मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता। लेकिन अभी हाल ही में एनवीडी ने एक नई थीम, एक मुख्य थीम जारी की है जो है वोट जैसा कुछ नहीं लेकिन वोट डालेंगे ज़रूर हम। जी हाँ, अगर हमें लोकतंत्र के ताने बाने को मजबूत करना है तो हमें हर एक वोट की कीमत, उसकी अहमियत समझनी होगी। इसके साथ ही हमें युवा मतदाताओं को वोट के लिए जागरूक करना होगा ताकि हमारे युवा मतदाता भी चुनावी प्रक्रिया में शामिल हो सके, क्योंकि वोट करना हमारा अधिकार है और हमारा कर्तव्य भी है। तो इस अधिकार और कर्तव्य से हमें कभी चूकना नहीं चाहिए। इसमें हमें अपने सतत भागीदारी हमेशा निभानी चाहिए। तो आज इस विशेष कार्यक्रम में हम खास तौर पर बातचीत करेंगे राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर, और आज हमारा खास विषय रहेगा जागरूक मतदाता, सुदृढ़ लोकतंत्र। और आज इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमने खास तौर पर आमंत्रित किया है हमारे आज के इस विषय के खास मेहमान को। आइए आपका परिचय इनसे करवा देते हैं। आज हमारे साथ है अजय असवाल जी। आप हैं जॉइंट सेक्रेटरी टू CMO हाउस। सर, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका। बहुत बहुत धन्यवाद दीपा जी। जी, मैं अपने दर्शकों के साथ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन असवाल साहब का साझा करना चाहूँगी। आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से एक दशक से जुड़े हुए हैं। आपने कई क्षेत्रों पे बहुत ही बारीकी से इलेक्शंस को देखा है, सुपरवाइज किया है। इसके साथ ही आपने SDM की भूमिका कई राज्यों में की है, साथ ही ADM की भूमिका में भी आप रहे, आप एरिया मजिस्ट्रेट की भूमिका में भी रहे। इसके साथ ही आप इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी कि निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी की भूमिका में भी रहे हैं, जिसका मुख्य काम है वोटर लिस्ट तैयार करना। इसके साथ ही हर एक वोट की अहमियत पता चल सके, किस तरह से एक एक वोट हमारे लिए अहमियत रखता है। हर एक वोट जो सरकार बना भी सकता है, सरकार को खारिज भी कर सकता है। बहुत ही बारीकी से आपने देखा, आपका अनुभव रहा। देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी आपका एक बेहतरीन अनुभव रहा। चूँकि आपकी एक अनुभवी और एक बेहतरीन फहरिस्त है, हम अपने दर्शकों के साथ आपका ये अनुभव साझा करते हुए आपसे सबसे पहले पूछना चाहेंगे कि क्यों राष्ट्रीय मतदाता दिवस ज़रूरी है और 25 जनवरी को ही ये क्यों मनाया जाता है, क्या महत्व है इसका? जी, समस्त श्रोताओं को नमस्कार। बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि डीडी राजस्थान राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर ये कार्यक्रम कर रहा है और इस कार्यक्रम के माध्यम से अधिक लोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस के बारे में जागरूक हो पाएंगे। जैसा कि आपने बताया, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर्स डे का ये 13वां संस्करण है। चूँकि ये 2011 में प्रारंभ हुआ था राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाना। अब 25 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है, उसका कारण ये है कि 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। और चूंकि ये तिथि बहुत महत्वपूर्ण है और 2011 में जब राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया तो ये उचित समझा गया कि इस तिथि को इम्पोर्टेंस देते हुए इसी तिथि पे हर वर्ष ये मनाया जाए। और जैसा आपने बताया, अभी अलग अलग थीम्स हर साल लिए जाते हैं और उन थीम्स पे फोकस किया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को हर साल मनाया जाता है, थीम वाइज मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के केंद्र में हमारा हर मतदाता है, देश का हर एक मतदाता है। और चूंकि जैसा आपने बताया, मैं भारतीय निर्वाचन आयोग से जुड़ा हुआ हूँ, नेशनल लेवल मास्टर ट्रेनर हूँ और लंबे अरसे से विभिन्न राज्यों में, राजस्थान में तो चुनाव करा ही रहे हैं, विभिन्न राज्यों में भी चुनाव कराने का अवसर मिला है। और जो हमारा वोटर है उसकी क्या अहमियत है, उसके प्रति हम अपना आभार व्यक्त करते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस के दिन। और हम ये लोगों को अधिक से अधिक जागरूक भी करना चाहते हैं कि मतदाता बनना कितना महत्वपूर्ण है और मतदाता बनने के उपरांत किस तरह से अपने अधिकार को काम में लिया जाए। जी, आपने कहा मतदाता कितना महत्वपूर्ण है और मतदाता को किस तरह से अपने अधिकार को काम में लिया जाए। बिल्कुल सही बात है। अगर हम मतदाता के कर्तव्यों की बात करें या उनके अधिकारों की बात करें, चूँकि अधिकार और कर्तव्य दोनों ही एक सिक्के के पहलू माने जाते हैं, तो मतदान करना क्या किसी मतदाता का अधिकार है या उसका कर्तव्य है? दीपा जी, बहुत ही रोचक प्रश्न आपने पूछा है। अधिकार और कर्तव्य हमेशा एक सिक्के के दो पहलू समझे जाते हैं। और भारत में क्या मतदान करना एक अधिकार है या कर्तव्य है,
तो मैं ये कहूँगा ये दोनों ही हैं। परंतु कुछ दुर्भाग्य की बात है कि इसको अधिकार के तौर पे ज़्यादा देखा जाता है और कर्तव्य के तौर पे कम देखा जाता है कई व्यक्तियों के द्वारा। ये हमारा अधिकार है, ऐसा संविधान में लिखा हुआ है। राइट टू वोट हमारा अधिकार है जिससे हमें वंचित नहीं किया जा सकता। नॉट ओनली राइट टू वोट बट राइट टू बिकम ए वोटर। कई ऐसे अधिकार हैं जिनके बारे में संविधान में एक्सप्लिसिटली अगर नहीं लिखा गया है तो लीगल इंटरप्रिटेशन के तौर पे बाद में कोर्ट्स ने इसको और क्लैरिफाई किया है। तो राइट टू वोट और राइट टू बिकम ए वोटर, ये दोनों अपने अधिकार कोर्ट्स के माध्यम से भी इनको डिफाइन किया गया है। अब ये अधिकार होने के साथ साथ एक बहुत बड़ा कर्तव्य भी है कि मुझे ये वोट करने का अधिकार मिला है तो मैं एक अच्छे तरीके से, एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से अपना वोट करूं। और उसका कारण ये है कि ये अधिकार बहुत मुश्किल से मिला है। हम अगर इतिहास में देखें तो हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम में जिन लोगों ने इतनी अपनी बलिदान दिया वो आज़ादी के लिए और ऐसे पॉलिटिकल राइट्स के लिए दिया। बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज हैं, आपको जान के बहुत हैरानी होगी, जो या तो शुरू से आज़ाद थे या आज़ादी मिलने के बाद बहुत वर्ष तक उनके अंदर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था, यानी कि उनकी जनसंख्या का कुछ हिस्सा ही वोट कर पाता था। तो इसीलिए बार बार भारत निर्वाचन आयोग का एम्फेसिस इस बात पे रहता है कि जो वोट का अधिकार मिला है इसे एक कर्तव्य के तौर पे हम अच्छे से एग्जीक्यूट भी करें। मैं एक छोटा सा वाक्य आपको बताना चाहूँगा। मैं ऑस्ट्रेलिया गया था और चूंकि मैं लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग के लिए भारत सरकार की ओर से गया था तो मैं अपने परिवार को भी साथ ले गया था, चूंकि 1 वर्ष से ऊपर की ट्रेनिंग थी और वहाँ पे मकान लेके हम लोग रह रहे थे। तो मैं अपनी ट्रेनिंग में जाता था और जो वापस आता था तो अपनी डाक चेक कर लेता था। वहाँ पे या तो आपके दरवाजे के नीचे से कागज़ डाल जाते हैं या फिर आपके लेटर बॉक्स में डाल जाते हैं, कोई घंटी बजा के जनरली आपको कागज़ दे के नहीं जाता। जब मैं अपनी ट्रेनिंग से वापस आया तो मैंने देखा एक लिफाफा पड़ा हुआ है। तो मैंने उस लिफाफे को उठाया तो देखा छोटी बुकलेट थी। उस बुकलेट में पहले पन्ने पे लिखा हुआ था, ये ऑस्ट्रेलिया की बात है, कि क्या आप वोटर बनने के अधिकारी हैं ऑस्ट्रेलिया में, यदि हाँ तो ये फॉर्म भरिए, यदि ना तो ये फॉर्म भरिए और इसके कारण बताइए। मैंने देखा तो बुकलेट थी, मैंने सोचा कि इसके अंदर तो बहुत समय लगेगा और जैसे कि कई बार हम व्यस्त नहीं होते हुए भी हमेशा व्यस्त रहते हैं, मैंने सोचा इसको बाद में कर लेंगे और उसको उठा के मैंने रख दिया। उसके करीब 3 सप्ताह बाद जब मैं फिर ट्रेनिंग से लौटा तो मैंने देखा कि लेटर बॉक्स के अंदर एक कागज है। उस कागज को मैंने उठाया और पढ़ा तो वो एक नोटिस था वहाँ से, जैसा हमारा इलेक्शन कमीशन है वैसे ही इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इलेक्शन ऑफिस से नोटिस था कि दिनांक इतने को हमारे फला फला व्यक्ति ने, उनके ऑफिस के व्यक्ति का नाम था, इतने बजे से इतने बजे के बीच आपके घर पे ये कागज दिया था कि आप वोटर बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते, आप स्पष्ट करें। और आपने स्पष्ट नहीं किया, इसलिए आप 3 सप्ताह के भीतर इस कोर्ट में उपस्थित होकर स्पष्ट करें कि आपने इसको निगलेक्ट क्यों किया है और आपको इस बारे में क्या कहना है। फिर भी यदि आप अगले 7 दिवस के अंदर ये भर के हमको इस पते पे दे देते हैं तो आपको कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में ये भिन्नता है कि वहां पे वोटर बनना और वोट डालना दोनों कंपलसरी हैं वहां के लॉ के अंतर्गत। अगर आप वोट डालने नहीं जा रहे तो भी आपके पास कोई मेडिकल रीजन या कारण होना चाहिए, नहीं तो आपकी जो दूसरी प्रिविलेजेस दे रखी है, पासपोर्ट और दूसरी चीजें, उन पे वो इम्पैक्ट करता है। तो मैंने जैसे ही वो कागज देखा तो मुझे एकदम घबराहट हुई। मैंने बाकी सारे काम छोड़े, गाड़ी उठाई और फटाफट उस एड्रेस पे पहुंच गया वो फॉर्म भर के, और उस फॉर्म में भर के मैंने दे दिया कि चूंकि मैं यहाँ कुछ समय के लिए आया हूँ तो वोटर बनने का मैं हकदार नहीं हूँ, इसलिए मैं यहाँ वोटर नहीं बनना चाहूंगा, नहीं मेरी फैमिली को बनाना चाहूंगा, और भर के दे दिया। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि वहां पे वो अधिकार के साथ साथ कर्तव्य के ऊपर भी कितना ज्यादा एम्फेसिस है कि आपको वोटर नहीं बनना तो बताना पड़ेगा और वोटर बनना है तो वोट डालने जरूर जाना पड़ेगा, अन्यथा कारण बताना पड़ेगा। तो मेरा सभी श्रोताओं से भी आग्रह है कि एक अधिकार के तौर पे तो ये चीज हमें मिल जाती है, लेकिन कई बार हमारी मानसिकता में रहता है कि कोई चीज अगर फ्री में मिल गई या घर बैठे मिल गई तो हम उसकी पूरी उपयोगिता नहीं समझ पाते और उसे काम में नहीं ले पाते। तो आप सबसे आग्रह है कि जो भी वोटर हैं वो आवश्यक रूप से मतदान करें जब भी वोटिंग होती है, और अपने अच्छे से मतदान करें, सारे इश्यूज को ध्यान में रखते हुए मतदान करें सरकार को, जिससे आपका व्यू पॉइंट पता चले, आपकी अहमियत पता चले सभी पॉलिटिकल पार्टीज को, और अपने इस अधिकार को कर्तव्य के साथ साथ काम में लें।
जी बिल्कुल, आपने सही बात कही कि अपने कर्तव्यों को इसमें शामिल करें, क्योंकि देखिए बाहर तो ये कंपलसरी है कि आपको देना ही देना है मतदान, लेकिन अगर हम भारत की बात करें, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश की बात करें, तो यहाँ कंपलसरी नहीं है, लेकिन जितनी ज़्यादा सहभागिता होगी उतना ही हमारा लोकतंत्र मजबूत बनेगा। आपने जो अपना अनुभव साझा किया हमारे दर्शकों के साथ ऑस्ट्रेलिया का, बिल्कुल सटीक बैठता है। देखिए अगर भारत के जो युवा मतदाता या बाकी मतदाता अगर मतदान करेंगे तो न केवल वो एक स्वस्थ लोकतंत्र को जन्म देंगे, बल्कि अपनी सहभागिता के साथ एक सही उम्मीदवार का चयन भी कर पाएंगे। असवाल साहब, आपसे पूछना चाहेंगे कि अभी जो मतदाता केंद्रों में स्वीप कार्यक्रम जो चलाया जाता है, स्वीप कार्यक्रम क्या है और किन खास मतदाताओं को का फोकस रहता है चुनाव आयोग का इनको लेकर? जी, स्वीप एक विशेष कार्यक्रम है भारत निर्वाचन आयोग का, जो जागरूकता भी बढ़ाता है वोटर्स की, जो वोटर बने हुए हैं, जो वोटर नहीं बने उन्हें वोटर बनाने की, और इलेक्शन के बारे में अलग अलग जानकारियां देता है। तो ये एक वोटर एजुकेशन का प्रोग्राम है, स्वीप, SVEEP, तो सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन प्रोग्राम। तो मतलब वोटर को एजुकेट भी करना है और उसके बाद वो उसमें पार्टिसिपेट भी करे इलेक्टोरल प्रोसेस में, ये भी इंश्योर करना है। तो स्वीप कार्यक्रम के अंदर, जैसा अभी आपने कहा, कुछ ऐसी श्रेणियां, कुछ ऐसे वर्ग हैं जिनको आइडेंटिफाई किया जाता है कि हमें इनसे जाके संपर्क करना पड़ेगा, इनको वोटर बनाना पड़ेगा, और ये वोटर बन गए तो इन्हें वोट डलवाने के लिए भी प्रोत्साहित करना पड़ेगा। तो स्वीप का विशेष फोकस इस तरह के वोटर्स पर रहता है। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे दूं, तो हमारे जो निःशक्त मतदाता हैं, पीपल विद डिसेबिलिटी हैं, इनके लिए वोट बनाने आना, फिर वोट डालने आना, ये निश्चित तौर पे कठिन रहता है। तो इसके लिए विशेष कैंप स्वीप के अंतर्गत लगाए जाते हैं, जिसके अंदर इन पीपल विद डिसेबिलिटीज को वोटर बनाया जाता है, और आगे फिर विशेष सुविधाएं भी दी जाती है कि ये वोट अपना डाल सके। इसी प्रकार से जो व्यक्ति 17 वर्ष के होकर अब 18 वर्ष के होने वाले हैं, वो 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर वोटर बनते हैं। और हम चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति 18 वर्ष का हो रहा है, जो भी युवा, वो साथ के साथ वोटर बन जाए। और एक विशेष नवाचार निर्वाचन आयोग ने किया है, वो ये किया है कि वर्ष में 4 बार अब वो वोटर बनने के लिए अप्लाई कर सकता है, 1 जनवरी को, 1 अप्रैल को, 1 जुलाई को और 1 अक्टूबर को। जी, मतलब जो छूट गए हैं मतदाता हमारे, जी, जो छूट गए हैं, और जो नए मतदाता जिन्होंने 18 वर्ष की आयु अभी प्राप्त की, हाल ही में प्राप्त की है, वो अपना अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म 6 लेके, और उसके अंदर नए तौर पर वो वोटर बनने के लिए अप्लाई करके वोटर बन सकते हैं। जी, आपने कहा कि जो नए मतदाता, जो मतदाता छूट गए हैं, वो स्वीप जो कार्यक्रम है उसके माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही जो डिसेबल है या जो विशेष योग्य जन है, उनके लिए ये कार्यक्रम विशेष तौर पर चलाया जा रहा है। इसके साथ ही मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि हमारी थीम है राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2023 की, कि वोट जैसा कुछ नहीं, लेकिन वोट डालेंगे ज़रूर हम। कितनी ये जो थीम है, इसकी क्या भूमिका है हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाने में, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जी, ये जो बहुत इंटरेस्टिंग थीम इस साल भारतीय निर्वाचन आयोग ने लिया है, वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम, तो उन्होंने इस चीज को और ज्यादा एम्फेसाइज किया है कि वोट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और वोट डालने हमें जरूर जाना चाहिए। और इस थीम के अंदर विशेष तौर पे उन वर्गों को, जैसे अभी पर्सन विद डिसेबिलिटी की बात की, ऐसे कुछ वर्गों को विशेष तौर पे छाटा है जिनको वोट डालने में कुछ कठिनाई होती है। और भारतीय निर्वाचन आयोग में हाल ही में नवाचार करते हुए कुछ वर्गों के लिए तो ऐसी विशेष व्यवस्था कर दी कि वो घर बैठे ही वोट डाल सकते हैं। इनके अंदर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं, जिनको कोई कठिनाई यदि पोलिंग बूथ तक आने में है, तो वो घर बैठे अपना पोस्टल बैलेट इशू करके वोट डाला जा सकता है। इसी प्रकार से 80 वर्ष से अधिक आयु के जो बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, वो भी यदि अपना वोट घर बैठे डालना चाहें तो उनको ये एक पोस्टल बैलेट इशू होता है और वो घर बैठे वोट डाल सकते हैं। इसी प्रकार, जैसे आपको जानकारी है, कोविड-19 की महामारी जो है 2-3 वर्षों से परेशान कर रही है, और भारतीय निर्वाचन आयोग ने बहुत अच्छे एफर्ट्स करते हुए सभी ऑफिसर्स, फोर्सेस और सारे स्टाफ ने अच्छे से चुनाव इस अवधि में भी कराए। तो विशेष प्रावधान इसमें रखा गया है कि यदि कोई कोविड ग्रस्त है और वो क्वारंटाइन है और वो पोलिंग बूथ पे नहीं जा सकते, तो उनको भी पोस्टल बैलेट इशू करके उनके घर पे या हॉस्पिटल में जहां भी हैं वो, वहां से वो अपना वोट डाल सकें। तो ये कुछ वर्ग इस तरीके के छाटे गए हैं जिन्हें प्रोत्साहित किया जाता है ताकि वो अपना वोट डालें। इसके अतिरिक्त जैसे महिलाओं के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए कि वो आके वोट डालें, कई तरह के नवाचार भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा किए जा रहे हैं। जैसे ओनली महिला स्टाफ के साथ कई पोलिंग बूथ सेटअप किए गए हैं। इन पोलिंग बूथ पे निश्चित तौर पे
महिलाओं को देख के, जो वोटर हैं उनको देख के लगता है कि देखो इस तरह के लोग अगर यहाँ ड्यूटी करने महिलाएं आए तो हमको तो वोट डालने ही जाना है। इसी तरीके से पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को स्टाफ में डाला गया है जो अपने पोलिंग करा रहे हैं। उनको देख के भी निश्चित तौर पे जो पर्सन विद डिसेबिलिटी होंगे उनको बहुत जो है एक तरीके से एनकरेजमेंट होगी, प्रोत्साहन होगा कि हम भी जाके वोट डालें। तो हम भी जहाँ जगह जगह पे अलग अलग स्टेट्स में जाते हैं तो वहाँ पे कहते हैं कि भी जिन वर्गों में जो अपने वीकर सेक्शंस हैं, एससी, एसटी या किसी और कास्ट लाइंस पे, मान लीजिए कोई माइनॉरिटी है, रिलीजियस लाइन पे है, तो उनको भी प्रोत्साहित करके वोट डलाया जाए। और महिलाओं का विशेष तौर पे हम हर जगह फोकस करते हैं कि महिलाओं के लिए सुविधाजनक रहे, अलग से उनकी रोज बनाई जाए। तो हम जब अलग अलग राज्यों में जाते हैं और ट्रेनिंग देते हैं तो वहाँ पे इन चीज़ों को एम्फेसाइज करते हैं। एक छोटा सा वाकया मैं आपको बताता हूँ। अलग अलग राज्यों में जाते हैं, ट्रेनिंग में ये बातें रखते हैं, तो महिलाओं की कुछ स्लाइड्स भी महिलाओं से संबंधित मैं वहाँ पे बताता हूँ। तो ऐसी स्लाइड्स के अंदर महिला वोटर्स को कैसे एनकरेज किया जाए बताते हैं। तो अब ऐसी आदत पड़ गई अलग अलग स्टेट्स में जाके बोलने की कि एक राज्य में मैं गया और मैंने जाके कहा कि देखिए जो है हमें महिलाओं को एनकरेज करना है और महिला मतदाता किस तरीके से आए, स्टाफ के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को लेना है जिससे कि वो भी एनकरेज हो। फिर मैंने ध्यान से देखा तो वो जो ट्रेनिंग ले रहे थे एसडीएम, एसटीएम, उनमें 70% महिलाएं थी। फिर मुझे ध्यान आया कि मैं तो मेघालय के अंदर जो है ट्रेनिंग दे रहा हूँ जहाँ पे महिला प्रधान परिवार बहुत सारे हैं और यहाँ तो महिलाएं काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हैं पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली, ऑफिशियली। तो वहाँ पे मुझे एहसास हुआ कि इस तरह की परिस्थिति जो है अपने को अन्य राज्यों के अंदर भी बनानी चाहिए। मतलब महिलाएं क्योंकि आबादी का आधा हिस्सा मानी जाती है, तो ऐसे में महिलाओं को आगे लाने के लिए, उनको खासतौर पर चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए, प्रसार करने के लिए उन्हें आगे आना चाहिए। जैसे युवाओं को हम आगे लेकर आते हैं उसी तरह से महिला भी एक विशेष ट्रेनिंग में आती है, तो उन्हें भी हमें मतदान के लिए आगे लाना चाहिए। इसलिए इस तरह की चीज़ें, कैंप भी चलाए जाते हैं। एक बात मैं और इसमें जोड़ना चाहूंगा कि इसके लिए हमने कुछ हमारे आइकॉन्स भी बना रखे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से। और ये जो आइकॉन्स हमने बना रखे हैं, ये आइकॉन्स पीपल विद डिसेबिलिटी में भी हैं और लीडिंग लोगों में से भी हैं जो लीडिंग पर्सनैलिटीज हैं। तो इनको देख के, जैसे अवनी है यहाँ से, राजस्थान से शूटर हैं जो पैरालंपिक में गोल्ड मिला है, इस तरह के लोगों को हमने आइकॉन्स बना के, और जैसे पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को हम एनकरेज करते हैं कि भी आप आइए और वोट डालिए। इसी तरीके से हम जैसे इसको लोकतंत्र का एक त्योहार की तरह मनाने के लिए हमने ये थीम इस बार लिया है कि एक त्योहार की तरह इसको मनाया जाए। हम जैसे मैं भी कोशिश करता हूँ, अगर मेरी कहीं ड्यूटी नहीं हो तो मैं परिवार के साथ जाके वोट डालूं। और आजकल देखने में आया है, खास करके शहरों के अंदर भी इकट्ठे फैमिली के अंदर जाते हैं, लाइन में खड़े होते हैं, उसके बाद सेल्फीज लेते हैं, सेल्फी पॉइंट वहां बना होता है और लोग बहुत खुश होते हैं और उनका एक इन्फॉर्म डिसीजन होता है हर एक फैमिली मेंबर का जिसको भी वोट देना चाहे। लेकिन हम विभिन्न त्योहार मनाते हैं। मेरा सभी श्रोताओं से आग्रह है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में भी जब भी इलेक्शन होते हैं उसको भी एक त्योहार के तौर पे मनाया जाए। जी, वाकई में हमारा देश क्योंकि लोकतांत्रिक देश है और मतदान हम किसी त्योहार से कम नहीं मनाते हैं। जैसे कि आपने जिक्र किया कि सेल्फी विद वोट, पूरा परिवार एक साथ जाता है, सेल्फी लेता है और प्रमाणित करता है कि हमने वोट दिया है। ना केवल प्रमाणित करता है बल्कि आगे युवाओं को, अन्य युवाओं को, महिलाओं को, अन्य लोगों को, अन्य मतदाताओं को भी जागरूक करता है कि वो भी जाए और अपना अहम और कीमती वोट दे ताकि हम एक अच्छी सरकार को बना सके। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि लोकतंत्र में जनता द्वारा जनता का शासन है, जिसमें मतदाता काफ़ी सर्वोपरि माना जाता है। तो अगर हम बात करें मेरा वोट मेरा भविष्य, तो हर एक वोट की क्या कीमत है, क्या वैल्यू है, कितना अहम है एक वोट, इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने दीपा जी। कई बार कई लोगों के जहन में एक बात आती है कि भाई 100 करोड़ के करीब मतदाता हैं देश में, मेरे एक वोट से क्या फर्क पड़ेगा, जो चल रहा है चलता रहेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर एक वोट बहुत महत्वपूर्ण है। कई ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण इलेक्शंस हैं, जैसे अभी वर्तमान स्पीकर महोदय हैं विधानसभा के राजस्थान में, वो एक मत के कारण ही उसका रिजल्ट बदल गया, उनके वहां पे जो परिणाम था। तो एक एक मत कितना महत्वपूर्ण है इससे हम समझ सकते हैं। उसके अतिरिक्त भी खास करके अगर हम लोकल बॉडीज के इलेक्शन लें तो हमने देखा है कि उसके अंदर तो एक एक मत, या पंचायती राज के इलेक्शन लें, इतना महत्वपूर्ण होता है कि एक बार मैं एसटीएम था एक जगह, तो वहां मेरे पास शिकायत की एक पार्टी के कैंडिडेट ने। उसने कहा कि सर हमारे यहाँ जो वोटर लिस्ट है इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो कलकत्ता बिजनेस करने गए हुए हैं, उनका नाम यहाँ है लेकिन वो कलकत्ता में बिजनेस करते हैं, और जो दूसरा कैंडिडेट है वो उनकी एयर टिकट आने और जाने की करा रहे हैं ताकि वो आके उनके फेवर में वोट डाल जाए। फिर हमने उस शिकायत के बारे में संबंधित से
को नोटिस दिया, फिर संबंधित मतदाताओं के मोबाइल नंबर पे उनसे संपर्क किया, उनको बताया कि आपको किसी प्रलोभन में नहीं आना है, और फिर हमने कहा कि भैया इनकी जो भी एयर टिकट्स बुक होंगी हम रिकॉर्ड में देखेंगे किसने पेमेंट किया, किस तरीके से हुआ, तो उससे वो एकदम पीछे हट गए और वो जो मेल प्रैक्टिस है वो मेल प्रैक्टिस नहीं हो पाई। तो इससे एक एक वोट की अहमियत जो है वो पता चलती है। कई बार हम सोचते हैं कि सिस्टम जैसा है वैसा चल रहा है, कई बार कुछ लोग पेसिमिस्टिकली सोचते हैं। तो पेरिकल्स ने कहा है कि इफ यू डू नॉट टेक इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स इट डजंट मीन पॉलिटिक्स वॉन्ट टेक इंटरेस्ट इन यू। अगर आप राजनीति में रुचि नहीं लेते तो इसका मतलब ये नहीं है कि राजनीति आप में रुचि नहीं लेगी। तो हर एक व्यक्ति जो जिसका भी वोट है उसका वोट बहुत महत्वपूर्ण है और सिस्टम में वो भागीदार होना चाहिए, उसको वोट डालना चाहिए, तभी वो ये कह सकता है कि हाँ सिस्टम को मैं बदलना चाहता हूँ, सुधारना चाहता हूँ। अगर आप अपना सोच के कि एक वोट है और साइड पे बैठ गए तो आप भी जिम्मेदार हैं उस चीज के लिए कि आप बैठ के केवल बुराई कर रहे हैं और अपनी तरफ से कोई योगदान नहीं दे रहे। तो हर एक वोट में मैं समझता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल आपने सही बात की। देखिए 99 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है, 100 रुपए की वैल्यू है, यानी कि अगर 99 में 1 रुपए ना हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसी तरह से हर एक वोट की अपनी एक अहमियत है। एक वोट सरकार बना भी सकता है और हर एक वोट एक सरकार बुरी सरकार को निष्कासित भी कर सकता है, उसको खारिज भी कर सकता है। असवाल साहब आपसे पूछना चाहेंगे कि चूंकि मतदान के दिन युवा मतदाता जो अगर कम आते हैं, ज़्यादा आना नहीं चाहते राजनीति में, उनको किस तरह से जागरूक किया जाए, किस तरह से उन्हें राजनीति में जोड़ा जाए, राजनीति चुनावों में शामिल किया जाए, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? दीपा जी बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु आपने उठाया, युवाओं की राजनीति में भागीदारी, और इसको लेके भारत निर्वाचन आयोग भी काफी गंभीर है। और अभी मैं सोचता हूँ कि जितनी आईटी की एप्स और जिस तरह की फैसिलिटेशन की गई है उससे युवा अधिक से अधिक जुड़ रहे हैं, वोटर्स बन रहे हैं, उनके लिए बहुत सहूलियत होगी कि घर बैठे ही अपने स्मार्टफोन के माध्यम से वो वोटर बन पाते हैं। अब युवाओं को जोड़ना बहुत जरूरी है। जैसे मैं आपको कह रहा था, कई बार कुछ एपैथी हो जाती है, इंडिफरेंस हो जाता है, खास करके अर्बन एपैथी, यूथ एपैथी, कि भैया कुछ लोग सोचते हैं यार हम नहीं जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। कोई अर्बन अपने आराम से एसी कमरे में बैठे है, सोचता है वहाँ लाइन में कौन लगेगा, अपने घर पे बैठे हैं, जो होगा सो रिजल्ट आ जाएगा, देख लेंगे। तो यूथ को इसमें जोड़ना इसलिए जरूरी है कि आज की तारीख में हम अगर अपना डेमोग्राफिक कंटेंट देखें, स्ट्रक्चर देखें देश का, तो हमारे यहाँ यूथ बहुत ज़्यादा है। और निश्चित तौर पे ये यूथ ये चाहेंगे कि जो भी पॉलिसीज बन रही है, जो भी सरकार निर्णय कर रही है, वो उनके भविष्य को, उनकी सफलताओं को ध्यान में लेकर लिया जाए, और वो तभी संभव है जब उसके अंदर भागीदार होंगे। और ऐसी बात करने के लिए हाल ही में हमने भी एक प्रोग्राम किया था राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर, और वहां पे बहुत सारे यूथ को बुलाया था और पूछा था कि आप पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व क्यों नहीं होते। तो कई इस तरह के रीजंस आए थे कि साहब क्या फर्क पड़ेगा, और इस तरह की बात आई थी। मैं उन्हें एक बात कहना चाहूंगा, जो प्लेटो जो दार्शनिक थे, उन्होंने कहा था कि वन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ नॉट गेटिंग इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स इज that you tend to get governed by people inferior to you। तो उन्होंने कहा था कि अगर आप साइड पे बैठ गए तो फिर जो सामने खड़ा है और जो भागीदार हो रहा है उनमें से कोई जीत के आएगा, और फिर आप उनकी बात मानिए। तो इसलिए यूथ के लिए विशेष तौर पे ये मैसेज है कि विशेष कैंप जो है ये स्पेशल समरी डिवीजन के अंदर भी लगाए गए हैं, स्वीप के अंदर विशेष कार्य किया गया है, और इसके लिए इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब्स बनाए गए हैं। ये स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर विशेष तौर पे बनाए जाते हैं, और वहां पे विशेष ध्यान उन वोटर्स की ओर दिया जाता है जो हाल ही में 18 वर्ष के हुए हैं या होने वाले हैं, और उनको एजुकेट किया जाता है कि आप एज यूथ जो है अपना वोट बनाइए और इसमें भागीदार हों। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में काफ़ी संख्या में यूथ जयपुर के अंदर हाल ही में आए थे, और वहाँ पे कई सेशंस के अंदर इसके ऊपर बहुत चर्चा हुई कि किस तरह पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना चाहिए, क्या सुधरना चाहिए। तो यूथ के अंदर मैंने बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, क्रेज देखा है कि वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हम यूथ को जैसे अधिक से अधिक इन्वॉल्व करेंगे, जैसे उन्हें ज़्यादा वोटर बनाएंगे, और तो वो वैसे ही उतना ज़्यादा अपनी भागीदारी लेंगे, और उतना ही पॉलिटिकल पार्टीज और हमारे लीडर्स यूथ की और पॉलिसीज का भी विशेष ध्यान देंगे। देखिए आने वाला, बिल्कुल सही बात आपने कही, आने वाला समय है वो युवाओं का ही समय है, और अगर युवा इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सहभागिता देते हैं, तो ना केवल वो एक सशक्त सरकार बनाएंगे बल्कि देश में भी बहुत ही समझदारी के साथ अपनी एक सही सरकार का चुनाव करेंगे, उसका निर्वाचन करेंगे। असवाल साहब आपसे संक्षेप में पूछना चाहूँगी, क्षेत्रीयता, धर्म और जातिवाद
किस तरह की चुनौतियां चुनाव आयोग के सामने आती है, कैसे उसका निराकरण चुनाव आयोग करता है? क्योंकि चूंकि चुनाव आयोग बहुत ही निष्पक्ष तरीके से, सही तरीके से चुनाव करवाता है, लेकिन इसके बावजूद भी कई तरह की चुनौतियां हैं, जिसमें हमारा क्षेत्रीयता है, धर्म है, जातिवाद है। तो इससे निपटने के लिए क्या निराकरण होते हैं चुनाव आयोग के, क्या प्रयास रहता है? जी, चुनाव आयोग इस तरह के क्षेत्रीयता, धर्म और उस पे जो लोगों को मिसगाइड किया जाता है उससे निपटने के लिए विभिन्न प्रावधान विभिन्न एक्ट्स के अंदर, विभिन्न रूल्स में, रेगुलेशंस के अंदर किया हुआ है। हमारे यहाँ जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है और उसके अधीन जो है कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स बना रखे हैं, उनके अंदर कई प्रावधान इस तरह की चीज़ों को डिस्करेज करने के लिए बने हुए हैं। लेकिन जो एक स्पेसिफिक प्रावधान बना हुआ है वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का बना हुआ है, आदर्श आचार संहिता का प्रावधान बना हुआ है। और उस आदर्श आचार संहिता के अंदर डूज एंड डोंट्स बताए गए, क्या चीजें की जा सकती है, क्या नहीं की जा सकती, और उन चीजों को यदि फिर भी कोई करता है तो उसके लिए क्या क्या कदम, ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। तो आदर्श आचार संहिता जो है ये डिफाइन करता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को एक गलत फहमी है कि साहब आदर्श आचार संहिता जो है इसको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है, बहुत सारे प्रोविजंस हैं, बहुत सारे लीगल जजमेंट्स हैं जो कि अब नोटिस भी इलेक्शन कमीशन द्वारा दिए जा रहे हैं, रेप्रिमांड भी किया जा रहा है, सिंबल कैंसिलेशन 1968 ऑर्डर के अंदर भी नोटिस दिए जा रहे हैं। एक ट्रैक रिकॉर्ड बना के रखा जा रहा है पार्टीज और कैंडिडेट्स का, जो इस तरह की चीजों को मिसयूज करके वोटर्स को बरगलाने की कोशिश करते हैं। और आम मतदाता भी अब समझ गया है कि उसको एक हर्ड में चलने की बजाय, भेड़ों की तरह चलने की बजाय, उसको खुद के लिए क्या चीज उचित लग रही है, कौन सा कैंडिडेट ठीक लग रहा है, भले ही वो उसकी जाति का नहीं हो, धर्म का नहीं हो, क्षेत्र का नहीं हो, तो वो भी उनको एनकरेज कर रहे हैं, उनको वोट दे रहा है यदि उसका एजेंडा अच्छा है और वो जो प्रॉमिस कर रहा है वो उसको अपील कर रहा है। जी असवाल साहब, बहुत ही सार्थक चर्चा रही हम आज के हमारे कार्यक्रम की, मतदाता दिवस को लेकर खासतौर पर आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने ढेर सारी जानकारियां खासतौर पे मतदाता दिवस को लेकर आपने कही। एक लोकतंत्र को बनाने में मतदाता की क्या भूमिका है, किस तरह से हमारे युवा जो है वो राजनीति में आकर, राजनीति में से जुड़कर किस तरह से अपनी सहभागिता को दर्शा सकते हैं, दिखा सकते हैं। इसके साथ ही हमने बात करी कि किस तरह से चुनाव आयोग भी इसमें एक सराहनीय कदम उठा रहा है, अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका को निभा रहा है। आप हमारे कार्यक्रम में आपने ढेर सारी जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, जय हिंद। और दर्शकों, आज कार्यक्रम में चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। लेते हैं आपसे आज्ञा, फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।